नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसके बारे में लगातार आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भूगोलवेत्ता अल इदरसी कहाँ का निवासी था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अरब देश का निवासी था, यानी अरब का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है? राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुर्जर प्रतिहार काल, इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा की गुफा में भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र है, ये राष्ट्रकूट काल का है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूर्य ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी कृतियां हैं? अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अबुल फजल की ये कृतियां हैं। कौन कौन सी? अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल की हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहली रिक्त स्थान है, वर्णों के भीतर पैदा हो गई नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। तो श्रेणियां हो जाएगा इसमें। दूसरा है, बुर्जी अयोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो बुर्जी हैं वो अयोम लोगों के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। बुर्जी जो कृतियां थी ये अयोम लोगों के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा रिक्त स्थान है, खालिजगे ने बात का उल्लेख किया कि गढ़कटांग में 70,000 गांव थे। तो अकबरनामा में आईने अकबरी आपको पता है और अकबरनामा है, दोनों अबुल फजल ने लिखी थी। इसमें इस बात का उल्लेख है कि गढ़कटांग में 70,000 गांव थे। अगला रिक्त स्थान है कि बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियां राज्यों ने और को भूमि अनुदान कर दिए। तो इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, 9वां प्रश्न है, यानी छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो वीर शैव आंदोलन प्रारंभ होने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। प्रारंभ करने वाले 3 संतों के नाम आपको लिखने हैं। तो एक हो जाएगा बसवन्ना, दूसरा अल्लमा प्रभु, तीसरा अक्क महादेवी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मणिप्रवालम एक शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो या 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मणिप्रवालम शैली में लिखी पुस्तकों का नाम लीला तिलकम है। अगला प्रश्न है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। ये आपके जो हमारा पर्यावरण बुक है उससे प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव ने क्रमशः पर्यावरण उपयोग के कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना, व्यापार, वाणिज्य, सूचना तंत्र, परिवहन आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शैल किसे कहते हैं? शैल कितने प्रकार के होते हैं?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। तो विद्यार्थियों प्रश्न ये भी आ सकता है कि शेल कितने प्रकार के होते हैं। तो शेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अपरदन क्या है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण, हवाओं के द्वारा रेगिस्तान में बालू टिब्बों का निर्माण आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, वर्षा से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में लिखिए। वर्षा किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सह्वनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती हैं: सह्वनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है महासागरों की गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा महासागरीय गतियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक उनकी तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को भारत स्वस्थ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों की में तेजी लाने के लिए की गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब से शुरुआत हुई है, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी 11 देशों में बहुत बड़ा रेगिस्तान है विद्यार्थियों। यहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क है, यानी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। यहाँ धूल भरी आंधियाँ व गर्म वायु चलती हैं। कहाँ पर, सहारा में। जिस तरह से अपने थार रेगिस्तान में चलती है उसी तरह से वहाँ पे भी गर्म आंधियाँ चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा शासन लोगों की समानता के अधिकारों की 2 तरह से रक्षा करता है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और सरकार कार्यक्रम की सुविधाहीन समाजों की मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो बीमारी पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, विधायक को जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा विधायक का चुनाव जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है, यानी विधायक है उनको जनता है वोट दे के जिताती हैं, जिससे वे विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं। यहाँ से जीतने के बाद में विधानसभा में जाते हैं, वहाँ का सदस्य बन जाते हैं। जहाँ विधायक जनता की समस्याओं पर चर्चा करता है, यानी अपनी अपनी जो जनता की समस्या है वो वहाँ पे बताते हैं, चर्चा करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं, यानी प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपनी बात को वहाँ उच्च स्तर तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर दूसरे के घरों में काम करने जाती हैं अथवा कई अन्य जगह नौकरी करती हैं। वे उन्हें इसके अलावा अपने घरों में भी सभी घरेलू काम करने होते हैं। इस प्रकार महिलाएं घर के
अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसी को प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 की रास सुंदरी देवी कौन थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रास सुंदरी देवी सन 1800 में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई एक महिला थी। उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीबोन लिखी। यह भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 की राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा दीजिएगा, ये प्रश्न पक्का आएगा। तो इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यह वृक्ष रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। जिन्हें अपने यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पाए जाते वन हैं इसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है। इनकी विशेषता होती है यहाँ अधिक तापमान एवं कम वर्षा होती है, फिर भी ये जीवित रहते हैं। मतलब अधिक गर्मी को सहन कर लेते हैं, कम वर्षा में भी ये जीवित रहते हैं। इन क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। इनकी पत्तियां हैं बिल्कुल छोटी होती हैं, इस कारण से इनका वाष्पीकरण कम होता है, यानी जल वाष्प के बनकर कम उड़ता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है। इनके पेड़ों की जड़ें गहरी होती है क्योंकि पानी बहुत गहराई से लाना पड़ता है, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बडाला जोधपुर में देश का सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। एक और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर लेके आऊँगा जिसमें सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको शामिल करके मैं एक और पेपर आपके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। तो उस पेपर को आप देखिएगा और उस पेपर में से 101% में श्योर हूं कि आपके ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे। तो उस पेपर को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।